हेलो एमए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स। कल हमने आपसे बात की थी रॉजर्स की थेरेपी के बारे में, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के बारे में। आज हम बिहेवियर थेरेपी के बारे में कुछ जानेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा बात आपसे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के बारे में करते हैं। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जो भी सिद्धांत इनके हैं उसमें लर्निंग को बहुत ही महत्व दिया गया है। बिहेवियर थेरेपी के बारे में कुछ भी कहने से पहले आज हम आपको सबसे पहले वॉटसन और रेनर के उस प्रयोग की याद दिलाते हैं जो 1920 में अल्बर्ट नामक बच्चे पर किया गया था। अल्बर्ट नामक बच्चा जो कि वाइट रैट सफ़ेद चूहे से बहुत खेलता था और वह उसका प्रिय खिलौना था। लेकिन वॉटसन ने अपने एक प्रयोग में क्या किया कि जैसे ही अल्बर्ट चूहे को छूता था वैसे ही वह तेज आवाज उपस्थित करते थे और यह तेज आवाज और चूहे के बीच में बच्चे ने एक कंडीशनिंग अनुबंधन स्थापित किया। उसे लगता था कि चूहे को छूने से ही यह आवाज आ रही है और उसमें न्यूरोसिस मनस्ताप के लक्षण विकसित होने लगे। अपने इस प्रयोग के आधार पर वॉटसन ने यह सिद्ध किया कि फियर जैसी प्रक्रिया, भय जो है वह एक अर्जित प्रक्रिया है और मनस्ताप न्यूरोसिस भी एक अर्जित प्रक्रिया है। तो यह भी उन्होंने बल दिया कि जिस तरह से व्यक्ति संगत असंगत चीजों को सीखता है और असंगत या कुसमायोजित चीजों के अधिगम के कारण ही उसके व्यवहार में विकृति उत्पन्न होती है और इस विकृति का उपाय भी उन्होंने ये कहा कि इसका उपाय भी लर्निंग ही हो सकता है। इस प्रकार इन्होंने एक तरह से अपने सिद्धांत में लर्निंग में कंडीशनिंग को भी महत्व दिया और कंडीशनिंग में भी एस टाइप थ्योरी को अधिक महत्व दिया। एस टाइप यानी पावलोव का सिद्धांत याद करिए जिसमें कि दो उद्दीपक थे, घंटी और भोजन। वैसे ही जितनी भी क्लासिकल कंडीशनिंग हैं वह एस टाइप कही जाती हैं क्योंकि इसमें दो उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध होता है। इस संबंध में जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए वह 1950 में जोसेफ वुल्पे के अध्ययन में भी से शुरू हुए और इस तरह से व्यवहार पद्धति का आरंभ 1950 से जोसेफ वुल्पे के अध्ययनों से माना जाता है। वुल्पे, लेजारस आदि ने इस संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन किए। अब हम आपको व्यवहार उपचार पद्धति के बारे में वुल्पे ने क्या कहा है यह बताते हैं। बिहेवियर थेरेपी इज द यूज ऑफ experimentally established principles of learning for the purpose of changing unadaptive behavior. Unadaptive habits are weakened and eliminated. Adaptive habits are initiated and strengthened.
माने वुल्पे ने ये कहा, वुल्पे 1969 ने ये कहा कि व्यवहार उपचार पद्धतियाँ वास्तव में प्रयोगात्मक रूप से जो सीखने के नियमों का उपयोग असमायोजित व्यवहार को मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है और इसमें ऐसी आदतों को कमजोर किया जाता है जो कि असमायोजित होती हैं और उनको त्यागने पर भी बल दिया जाता है तथा नवीन और समायोजित और अनुकूलित आदतों को आरंभ किया जाता है, सिखाया जाता है और उन्हें शक्तिशाली बनाया जाता है। वुल्पे की जो पद्धति है वह काफ़ी उपयोगी पद्धति है और इसमें बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए भी उपाय किए जाते हैं। लेंसले, स्किनर, सोलोमन आदि ने बिहेवियर थेरेपी पर जर्नल में एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया और इस रिसर्च पेपर के पब्लिकेशन के साथ ही बिहेवियर थेरेपी का आरंभ 1953 से माना जाता है। इस संबंध में स्किनर और उनके सहयोगियों ने बिहेवियर थेरेपी के स्थान पर बिहेवियर मॉडिफिकेशन शब्द का उपयोग किया, जबकि वुल्पे ने बिहेवियर थेरेपी का उपयोग किया। इस उपचार पद्धति का आधार सोशल लर्निंग और कॉग्निटिव लर्निंग है। व्यवहार उपचार पद्धति ऐसी उपचार पद्धति है जिसका आधार वास्तव में पैवलोव के प्रयोग, स्किनर के अध्ययन आदि हैं। इस थेरेपी की, इस उपचार पद्धति की कुछ असम्पशन हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो कुछ भी हम पहले सीख चुके हैं, उनका संबंध कुसमायोजित अनुक्रियाओं को संबंधित हो सकता है, संशोधित किया जा सकता है। यानी पहले जो चीज़ें सीखी हैं वह व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं और उनका वर्तमान में हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, हेर फेर कर सकते हैं और इसके लिए रिकंडीशनिंग, काउंटर कंडीशनिंग का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ समायोजित और असमायोजित व्यवहार में एक कंटिन्यूटी होती है और इसको यह भी कहा जा सकता है कि जिन नियमों के आधार पर व्यक्ति समायोजित व्यवहार को सीखता है, उसी नियमों के आधार पर वह असमायोजित व्यवहारों को सीखता है। व्यवहार उपचार पद्धति का मुख्य उद्देश्य ही यह है कि जितने भी असमायोजित व्यवहार हैं उनको मॉडिफाई किया जा सके। बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी की एक असम्पशन यह भी है कि इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान क्लाइंट या रोगी के प्रॉब्लम पर दिया जाता है और इस प्रॉब्लम से संबंधित बैकग्राउंड या हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। बिहेवियर थेरेपी की एक मान्यता यह भी है कि इसमें उन्हीं मेथड को हम सम्मिलित करते हैं जिनको हम एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर टेस्ट कर चुके होते हैं। साथ ही साथ ऐसे नियमों
और उपयुक्त नैदानिक सिद्धांतों क्लिनिकल थ्योरीज के आधार पर ही जो चिकित्सक है वह इलाज करता है, उपचार करता है, यानी जो मॉरलिटी है उसको भी फॉलो किया जाता है। अब हम बातें करते हैं कुछ बिहेवियर थेरेपीज की। बिहेवियर थेरेपी कई हैं, जैसे सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, एवर्जन थेरेपी, इम्पल्सिव थेरेपी, फ्लूडिंग, एसर्टिव थेरेपी, मॉडलिंग, बहुत सारी बायोफीडबैक मेथड आदि हैं। हम एक एक करके पर डे एक एक विधियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करते हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन की। यह विधि मनस्ताप के लिए बहुत ही उपयोगी विधि है। जैसे इसके द्वारा एंग्जाइटी, फोबिया आदि का उपचार बहुत ही सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इस विधि की एक प्रमुख मान्यता यह भी है कि जब भी व्यक्ति किसी भय, चिंता या तनाव की परिस्थिति में होता है तो उसकी जो बॉडी होती है, ऐसे उद्दीपक जो उसमें चिंता, भय, तनाव उत्पन्न करती हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इस कारण से सबसे पहले ज़रूरत है कि डिसेंसिटाइज किया जाए। कैसे? सिस्टमैटिक रूप में, यानी धीरे धीरे उस भय उद्दीपक के प्रति जो उसकी अत्यधिक संवेदनशीलता है उसे कम किया जाए। इस संबंध में अब हम बात करते हैं वुल्पे की। यह विधि वास्तव में वुल्पे के द्वारा ही विकसित की गई है और वुल्पे ने कहा है कि इस विधि से रोगी की चिंता उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों में रोगी को पूर्णतया रिलैक्स रहने को कहा जाता है, क्योंकि यदि रोगी रिलैक्स रहेगा तो उसकी पेशियों में जो एक कड़ापन, ऐंठन या भयभीत होने का या इस तरह की टेंडेंसी नहीं दिखाई देगी। वुल्पे की इस पद्धति में, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन की पद्धति में, धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप हम रोगी का उपचार करते हैं। तो अब हम आपको इसके बारे में बताना शुरू करते हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन के बारे में। सबसे पहले इसमें रिलैक्सेशन ट्रेनिंग दी जाती है। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग यानी शिथिलीकरण प्रशिक्षण, रोगी को आराम से रहने का प्रशिक्षण। थेरेपी शुरू करने से पहले रोगी को 6-7 सत्रों या 5-6 सत्रों में यह ट्रेनिंग दी जाती है और उसे यह एहसास कराया जाता है कि जब तक वह आराम से या शांत अवस्था में रहने का प्रशिक्षण नहीं ले लेगा तब तक उसका उपचार संभव नहीं है। इसलिए धीरे धीरे प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन ट्रेनिंग दी जाती है और विश्राम प्रशिक्षण में अभ्यास बढ़ने के साथ साथ मांसपेशियों को ढीला और कड़ा करने का समय भी हम बढ़ाते चलते हैं। कुछ लोगों ने इसमें सम्मोहन और मनन, हिप्नोसिस और मेडिटेशन का भी उपयोग किया है, किंतु इससे अच्छा उपाय यह है कि कई बार
कुछ लोगों में सम्मोहन का असर नहीं होता है। मेडिटेशन तो बहुत ही लाभप्रद मानी जाती है और कभी कभी कुछ ट्रैंक्विलाइजर्स का उपयोग भी किया जाता है। मैक्सिमम अध्ययनों में यह देखा गया है कि जो रोगी है 5 से 6 सेशन के बीच विश्राम की अवस्था प्राप्त कर लेता है और इसमें वह धीरे धीरे एक शांति की फीलिंग भी करने लगता है। अब हम अगले स्टेप के बारे में चलते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि एक एंग्जाइटी स्टिमुलस, यानी कैसा एंग्जाइटी स्टिमुलस, ऐसा एंग्जाइटी स्टिमुलस जो कि रोगी में चिंता उत्पन्न करता है। जिन जिन उद्दीपकों से या उससे संबंधित जिन जिन फैक्टर्स से वह अपने में भय, चिंता, तनाव का अनुभव करता है, उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है। लेकिन यह ऐसे नहीं बनाई जाती है, इनका एक पदानुक्रम रखा जाता है। पदानुक्रम यानी एक विशेष अनुक्रम में इनको रखा जाता है। यह अनुक्रम किस आधार पर होता है? एंग्जाइटी जो चीजें उत्पन्न करती हैं उनकी प्रबलता या तीव्रता के आधार पर। सूची में सबसे पहले उस एंग्जाइटी उत्पन्न करने वाले उद्दीपक को रखा जाता है जो सबसे कम चिंता उत्पन्न करता है। इस प्रकार से जैसे जैसे सूची के क्रम बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे स्टिमुलस की प्रबलता भी बढ़ती जाती है। सूची का अंतिम उद्दीपक सबसे अधिक प्रबल या चिंता उत्पन्न करने वाला होता है। इस प्रकार से जब सूची तैयार हो जाती है, तब डिसेंसिटाइजेशन की प्रोसेस आरंभ की जाती है और इसमें रोगी को पूर्ण रूप से विश्राम की अवस्था या शांत की अवस्था का वह जब ट्रेनिंग ले चुका होता है, तभी डिसेंसिटाइजेशन की प्रोसीजर को आरंभ किया जाता है। इसमें सबसे पहले रोगी को आराम की स्थिति में, रिलैक्स की सिचुएशन में एक बहुत ही आरामदायक कुर्सी पर बैठा दिया जाता है और उसे आराम या रिलैक्स या शिथिल रहने को कहा जाता है। जब पेशेंट यह कहता है कि वह आराम से है, उसे एकदम रिलैक्स फीलिंग हो रही है, तब चिकित्सक जो है वह सबसे अपने जो उद्दीपकों की सूची तैयार किया रहता है, सबसे पहले उस सूची से सबसे कम चिंता उत्पन्न करने वाली परिस्थिति को प्रस्तुत करता है। चिकित्सक जब एक चिंता उत्पन्न करने वाली परिस्थिति को प्रस्तुत करता है, इसे प्रस्तुत करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। अभी फिलहाल हम स्टेप के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब चिकित्सक सबसे कम चिंता उत्पन्न करने वाली सूची को प्रस्तुत करता है रोगी के सामने, तब वह उससे कहता है कि आप इस उद्दीपक के बारे में इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि वह आपके सामने है और आप किस प्रकार का अनुभव कर रहे हैं। और इस तरह से क्लाइंट को उस
प्रथम उद्दीपक के बारे में चिकित्सक जो है, जो सबसे कम प्रबलता वाला उद्दीपक है, उसके बारे में सर्वप्रथम चिकित्सक जो है इमेजिन करने को कहता है। चिकित्सक रोगी को उस परिस्थिति में न केवल कल्पना करने को कहता है, बल्कि साथ ही साथ यह भी कहता है कि आपने शिथिलीकरण का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, आप उसी प्रशिक्षण को याद करिए और रिलैक्स रहने की कोशिश करिए। इस तरह से सबसे पहला स्टेप शुरू होता है और चिकित्सक चिंता उद्दीपक को इसी प्रकार क्रम से रखता है रोगी के सामने और उसको शिथिल रहने के लिए भी कहता है, साथ ही साथ उस उद्दीपक के प्रति कल्पना करने के लिए भी करता है। जैसे जैसे चिकित्सक और रोगी इस स्टेप्स को आगे बढ़ाते हैं और जब रोगी में चिंता की मात्रा बढ़ जाती है या उसकी शिथिलीकरण की अवस्था या शांति भंग होती है, नहीं वो अपने को शिथिल रख पाता है, तो उस दिन या उस समय का सेशन वहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। इस तरह से कई सत्र अपनाए जाते हैं और यह देखा जाता है कि क्या जो भय उद्दीपक थे उनके प्रति क्लाइंट अपने को शिथिल रख पा रहा है। होता क्या है कि जब उन उद्दीपकों को कल्पना करवाया जाता है, रिलैक्स करवाया जाता है और कई बार उन अवस्थाओं से पेशेंट गुजरता है और यह देखता है कि यह भय उत्पन्न करने वाले उद्दीपक जो हैं उस पर कोई प्रभाव शिथिल रहने के कारण नहीं डाल पा रहे हैं, उस पर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे रोगी को लाभ मिलना शुरू हो जाता है। इस तरह से चिंता परिस्थितियों के लिए यह प्रयास तब तक चलता रहता है जब तक कि रोगी प्रबलतम चिंता परिस्थिति के लिए भी स्वयं को शांत, शिथिल या विश्राम पूर्ण नहीं रख लेता है। असंवेदीकरण की प्रक्रिया का एक सेशन लगभग 30 मिनट का होता है और यह सेशन हर सप्ताह में 2 या 3 रखे जाते हैं। इस तरह से यह थेरेपी थोड़ा वक्त तो लेती है, इसमें उपचार जो है कई माह में हो पाता है और अध्ययन इस बात को प्रमाणित करते हैं कि इससे वास्तविक लाभ होता है। 50% तक रोगी जो होते हैं वह ठीक भी हो जाते हैं। वुल्पे का स्वयं भी यह मानना है कि इस प्रक्रिया में सबसे कठिन कार्य जो है वह रोगी को, पेशेंट को रिलैक्स करना ही है, क्योंकि चिंता जो उत्पन्न करने वाले उद्दीपक हैं वह रोगी में कोई शिथिलीकरण या रिलैक्सेशन की प्रक्रिया में व्यवधान डालते हैं। साथ ही साथ जो चिंता उत्पन्न करने वाले उद्दीपक हैं, स्टिमुलस हैं, उनको एक निश्चित हायरार्कल वे या पदानुक्रम में रखना बहुत कठिन कार्य है। इस विधि के और भी प्रारूप हैं।
यानी असंवेदीकरण की कुछ अन्य प्रारूप की भी बात की गई है। इसमें एक तो है, अभी हम लोगों ने बात की, इसके अलावा ग्रुप डिसेंसिटाइजेशन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सामूहिक असंवेदीकरण। यानी अभी तक हम लोगों ने जो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन की बात की, उसमें एक रोगी के बारे में बात की और उसी को ही सबसे पहले शिथिलीकरण या थेरेपी या एक ही व्यक्ति का हम उपचार करते हैं एक सत्र में। सामूहिक असंवेदीकरण में एक समय में 2 या 2 से अधिक रोगियों का उपचार एक साथ किया जाता है। अंतर पूरी प्रक्रिया में सिर्फ यही है कि उसमें सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन जो अभी तक हमने बात की, एक ही व्यक्ति पर उपचार किया जाता है, जबकि सामूहिक असंवेदीकरण की प्रक्रिया में 2 या 2 से अधिक रोगी रखे जाते हैं और सारी विधि, स्टेप, सब कुछ सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन की तरह ही होता है। अब हम बात कर रहे हैं इन विवो। इस विधि में प्रक्रिया लगभग वही होती है, फर्क है तो इतना कि इसमें रोगी को चिंता उद्दीपकों की कल्पना करने को नहीं कहा जाता है। यानी कल्पना करने को नहीं कहा जाता है, बल्कि उद्दीपकों की एक सूची बनाने के बाद उस जैसे चिंता उद्दीपक की वास्तविक परिस्थिति में ही उसको ले जाकर शिथिल रहने का प्रयास कराया जाता है। और ऐसी परिस्थिति में चिकित्सक भी रोगी के साथ होता है। जैसे किसी रोगी को ऊंचाई से भय लगता है या अंधेरे से भय लगता है, चिकित्सक उस परिस्थिति में रोगी के साथ स्वयं भी रहता है और एहसास कराता है कि यह परिस्थिति वास्तव में उतनी खतरनाक नहीं है, उतनी भयपूर्ण नहीं है, उतनी आवेगात्मक नहीं है जितना कि आप अनुभव कर रहे थे। तो यह विधि काफ़ी लोकप्रिय भी हो रही है, क्योंकि जिनमें कल्पना शक्ति कमज़ोर होती है, उनमें हम जब सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन का उपयोग करते हैं तो बहुत लाभ नहीं मिलता है। लेकिन इन विवो में चूंकि परिस्थिति वास्तविक होती है, तो रोगी को कल्पना नहीं करनी पड़ती होती है, बल्कि सामना करना होता है और सामना करने से रोगी जो है धीरे धीरे इन परिस्थितियों के साथ एडजस्ट करना सीख जाता है। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन एक बहुत ही उपयोगी विधि है। इसका उपयोग फोबिया के रोगियों के उपचार में बहुत ही अधिक सक्सेस माना जाता है। और यह भी देखा गया है कि जिन रोगियों में इस प्रकार का भय होता है, उनमें, जैसे हमने अभी आपको बताया कि ऊंचाई से भय, अंधेरे से भय, जानवरों से भय, यानी जूफोबिया, ये सब जो होता है, उनके उपचार में यह विधि बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। ऐसे रोगियों का उपचार भी हम कर सकते हैं जिनमें चिंता जो होती है व्यक्त नहीं होती है, वो बताते नहीं हैं जल्दी कि हमको किस कारण से चिंता है, अपने उद्दीपकों को प्रकट नहीं करते हैं,
यानी ऐसी चिंता जो व्यक्त न होकर अव्यक्त प्रकार की होती है, उससे उस चिंता वाले रोगी का भी हम अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार इस जो विधि है, इसका उपयोग चिंता कम करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ इस विधि का उपयोग कुछ अध्ययनों में यह भी देखा गया है कि इस विधि का उपयोग हिस्टीरिकल पैरालिसिस। हिस्टीरिकल पैरालिसिस क्या है? ये आप लोगों ने अगर कन्वर्सन हिस्टीरिया पढ़ा है तो आपको याद होगा कि जितने भी कन्वर्सन हिस्टीरिया के जो पेशेंट होते हैं, उनमें जो शारीरिक लक्षण उत्पन्न होते हैं रोगों के, उसका आधार वास्तव में कोई शारीरिक आधार नहीं होता है। और अगर उनकी फिजिकल टेस्टिंग की जाती है तो उसमें कोई दोष नहीं होता है। तो ऐसे हिस्टेरिकल पैरालिसिस का ट्रीटमेंट भी इस विधि के द्वारा किया जा सकता है। साथ ही साथ अल्कोहलिज्म, यानी जो लोग बहुत ज़्यादा शराब आदि पीते हैं, साथ ही साथ जिनमें ड्रग एब्यूज़ माने बेमतलब की दवा औषधि दुरुपयोग, बहुत ज़्यादा दवाइयों पर जो डिपेंडेंट होते हैं, उनके उपचार में भी यह विधि काफ़ी लाभप्रद मानी गई है। साथ ही साथ इस विधि के बारे में कुछ अन्य चीज़ों को भी जान ले जो कि बहुत ही आवश्यक है। वुल्पे 1969 ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह अनुभव किया कि जो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन की टेक्निक है, वह कुछ प्रकार के रोगियों के लिए बहुत उपयोगी नहीं है। जैसे ऐसे रोगियों के लिए यह विधि उपयोगी नहीं है जिनकी कल्पना शक्ति कमजोर होती है। क्यों? क्योंकि रिलैक्स रहने के बाद, रिलैक्सेशन की ट्रेनिंग के बाद रोगी को हम उस स्थिति की कल्पना करने को कहते हैं। अगर कल्पना शक्ति कमजोर होगी रोगी की, तो वह कल्पना कर ही नहीं पाएगा और उसमें वैसे फिजिकल चेंजेस भी नहीं उत्पन्न होंगे। तो ऐसी स्थिति में न बॉडी में वो लक्षण उत्पन्न होंगे और न ही वह उसको रिलैक्स कराने की ट्रेनिंग का कोई भी फायदा दिखाई देगा। वुल्पे ने यह भी कहा है कि ऐसे रोगियों के लिए भी यह विधि उपयोगी नहीं है जो चिंता उत्पन्न करने वाली जीवन की वास्तविक परिस्थिति की जानकारी न देकर गलत जानकारी चिकित्सक को देते हैं। क्योंकि चिकित्सक जो है, चिंता उद्दीपकों की एक सूची बनाता है, पदानुक्रमिक सूची बनाता है, और जिसमें वह कम प्रबल से प्रबलतम उद्दीपकों को रखता जाता है। अगर ऐसी स्थिति में क्लाइंट जो है, रोगी जो है, चिकित्सक को सही जानकारी ही नहीं देता है, तो चिकित्सक उनका जो पदानुक्रम बनाता है उसका भी कोई मतलब नहीं रख पाता है, और यह जो उद्दीपक होते हैं, यह रोगी पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव भी नहीं डाल पाते हैं। इसके अलावा वुल्पे ने यह भी बताया था कि ऐसे रोगी जो स्वयं को शांत रखना या शिथिल रखना नहीं सीख पाते हैं, उन रोगियों के लिए भी यह चिकित्सा पद्धति
बिल्कुल भी उपयोगी नहीं हो पाती है, क्योंकि कितना भी उन्हें शिथिल रहने को कहा जाएगा, वह अपने आप को शिथिल नहीं कर पाएंगे, जिससे सेशन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। यानी जब तक रोगी जो है स्वयं को शिथिल करना नहीं सीख लेता है, चिकित्सक को सही जानकारी नहीं देता है, और अगर अपनी इमेजिनेशन पावर को नहीं बढ़ाता है, तो ऐसी स्थिति में यह विधि ऐसे रोगियों के लिए उपयोगी नहीं है। इसके साथ यह भी देखा गया है कि जब रोगी में चिंता का कारण कोई एक उद्दीपक या परिस्थिति नहीं होती है, बल्कि रोगी स्वयं भी उलझा हुआ होता है कि वह अपने चिंता उत्पन्न करने वाले उद्दीपकों को ही स्पष्ट रूप से नहीं जान पाता है। वह जानता तो है कि उसमें चिंता है, भय है, डर है, लेकिन यह स्थिति एक उद्दीपक के कारण न होकर अनेक उद्दीपकों के कारण होती है। तब ऐसी स्थिति में ऐसे रोगियों का इलाज करना जल्दी आसान नहीं होता है, काफ़ी मुश्किल होता है। इसी प्रकार यह भी देखा गया है कि यह उपचार पद्धति वास्तव में काउंटर कंडीशनिंग पर आधारित न होकर एक्सटिंक्शन पर आधारित है। ऐसा कहने वाले साइकोलॉजिस्ट डेविडसन और विल्सन 1973 हैं। इनका यह मानना है कि जब चिंता उत्पन्न करने वाली परिस्थिति का क्लाइंट बार बार सामना करता है, तो स्वतः ही चिंता उत्पन्न करने वाली परिस्थिति का विलोपन हो जाता है। एक्सटिंक्शन या विलोपन हम आपको एक लाइन में बताना चाहेंगे कि आप पावलोव के प्रयोग को याद करिए, जिसमें घंटी की आवाज़ के साथ भोजन को दिया जाता था। कुत्ता जो था घंटी और भोजन में संबंध स्थापित कर लेता है, लेकिन जब उसे घंटी के साथ भोजन नहीं दिया जाता है, तो उसकी लार स्त्राव की क्रिया जो थी, जो घंटी के साथ संबद्ध हो गई थी, वह धीरे धीरे कम होती होती समाप्त हो जाती है। इसी को पावलोव ने एक्सटिंक्शन का नाम दिया। तो यही कहना है डेविडसन और विल्सन का भी कि वास्तव में जब व्यक्ति को कल्पना करने को कहा जाता है और वह देखता है कि यह उद्दीपक उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भय संबंधी उद्दीपकों का जो कंडीशनिंग हुई थी, वह एक्सटिंक्शन होने लगता है, यानी विलोप होने लगता है, और व्यक्ति धीरे धीरे उसके साथ एडजस्ट होने लग जाता है। इस चिकित्सा पद्धति में कमियां भी हैं, फायदे भी हैं, लेकिन यह काफ़ी लोकप्रिय थेरेपी है और इसका स्थायी लाभ भी मिलता है। बिहेवियर थेरेपी की में अन्य विधियां भी हैं, जिनके बारे में हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे, आपको बताएंगे, कुछ दिखाएंगे। अभी हमने आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी एक विधि के बारे में बताया है, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट मेथड में
नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बिहेवियर थेरेपी की अन्य विधियों के बारे में बताएंगे। ध्यान से इसको सुनिएगा, देखिएगा। यह आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।